तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, जीके, साइंस, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न आज हमको साइंस के मिले हैं, तो साइंस के हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ में आज आपको बता दें, एमपी जीके का एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला है, यानी कि एमपी जीके का वेटेज आज बहुत कम रहा है। आज सबसे ज़्यादा साइंस आई है और आज वर्ल्ड की जीके बहुत ज़्यादा पूछी गई है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या लेवल रहा है आज के एग्जाम का। आइए देखते हैं। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी? और ये प्रश्न इससे पहले हमने आपको 2-3 दिन पहले एग्जाम एनालिसिस में कराया था, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए। और आप प्रीवियस वीडियो वाली काम हमने और आसान कर दिया है। 15 मार्च से लेकर के अब तक जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न आए हैं, उनकी एक अलग सी वीडियो बना करके हमने डाल दी है। वो वीडियो आप सर्च करके या फिर इसी वीडियो के लास्ट में ना इसी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी, उसको क्लिक करके वो सारे प्रश्न देख लीजिए। 135 प्रश्न अब तक रिपीट हो चुके हैं उस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो एलन ऑक्टेविन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। चलिए पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में बताते हैं। ये बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है उसी वीडियो से। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेविन ह्यूम नामक एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की थी। ठीक है, स्थापना की डेट याद रखिए, 28 दिसंबर 1885। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकते हैं कांग्रेस के अधिवेशन से। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कानपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? सबसे सरल प्रश्न आज यही आया हुआ है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए, तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, 2 कार्यकालों के लिए पद संभालने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इसलिए ये प्रश्न बना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने संभाले। ठीक है, उन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक कुल 12 वर्षों और 107 दिनों तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पहले ही बताया था, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। हमारे बताने के बाद ही ये प्रश्न पूछा गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। ठीक है, इसलिए एग्जाम एनालिसिस को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कंप्यूटर हो, साइंस हो, हिंदी हो, मैथ हो। ठीक है, तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रताप देवी सिंह पाटिल हैं। मिसाइल मैन के नाम से किस राष्ट्रपति को जाना जाता है? अब ये प्रश्न बनेगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनके नाम के आगे हम सर जरूर लगाते हैं, ये मतलब एक तरह से मेरे आदर्श हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये सारे फैक्ट आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। देखिए, हमारा काम केवल ये नहीं कि आपको प्रश्न बताएं और निकल जाए 8-10 मिनट में। हमारा काम ये है कि कम समय में प्रश्न बताएं, प्रश्न के बारे में अतिरिक्त जानकारी दें और ये भी बताएं कि उस प्रश्न से संबंधित आगे कौन सा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही फायदा है, यही विशेषता है आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन की। और इसी का फायदा मिल रहा है कि 140 प्लस प्रश्न जो रिपीट हुए हैं, उसको हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, जिनका भी पेपर होता है, बड़ी आसानी से सॉल्व करके आते हैं। देखिए, भारत के किस महिला खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता था? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसके बारे में पहले हम आपको बता चुके हैं। कड़म मल्लेश्वरी के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी थी। तो सही आंसर है, कड़म मल्लेश्वरी ने जो है पहली बार पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? तो पहले ही बताया था, कांस्य पदक जो है इन्होंने जीता था। किस में जीता था? तो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में जीता था। देखिए कुछ जानकारी। तो भारतीय खेलों के लिए गौरव का पहला पल सिडनी 2000 में आया, जब कड़म मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता। वे ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला जो है भारोत्तोलक हैं, महिला भारोत्तोलक हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। ठीक है, कौन? कड़म मल्लेश्वरी। ठीक है, अब चलिए, अब करंट का प्रश्न कौन सा बनेगा आपके वन रक्षक और आपके एमपीएसआई, एमपी पुलिस के लिए? तो देखिए, पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। ये प्रश्न आपको आगे देखने को मिल सकता है, चाहे पटवारी में मिल जाए, चाहे आपका वन रक्षक एमपीएसआई में मिल जाए। ठीक है, उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक और 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में कांस्य पदक जीता था। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। टोक्यो 2020 में कांस्य पदक और इससे पहले 2016 में रजत पदक इन्होंने जीता था। बैडमिंटन की ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? आज ये रचना पूछी गई है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। अब रामधारी सिंह दिनकर की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आगे आपसे पूछी जा सकती हैं। जितने भी लेखक आ रहे हैं उन लेखकों के बारे में, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब डिटेल में हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और इनकी तो आज एक रचना पूछ ली, कल मान लो इनकी कोई दूसरी रचना पूछ लेगा, परसों कोई तीसरी पूछ लेगा, इसलिए सारी रचना इनकी आपको हम करा देते हैं। देखिए, तो दिनकर जी का जन्म जन्म जो है 23 सितंबर 1908 को आज के बिहार राज्य में पड़ने वाले बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन-कौन सी हैं? तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते, ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। कुरुक्षेत्र भी उनकी रचना है। तो ये सारी रचनाएं आपको याद कर लेनी है, आगे आपके एग्जाम में बनेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा गया है। तो 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना 1964 में संसद के एक अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई थी आईडीबीआई बैंक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी अब कुछ महत्वपूर्ण बैंक हैं जो आपसे एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं, तो देख लीजिए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, इलाहाबाद बैंक 1865 में, अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, कैनरा बैंक 1906 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, कॉर्पोरेशन 1906 में, इंडियन बैंक 1907 में और एसबीआई 1955 में। अब ये सारे प्रश्न आपके हो सकता है पूछें, क्योंकि देखिए व्यापम का यही काम है, एक टॉपिक पकड़ लेता है फिर उस टॉपिक के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए बाकी एक बात और आपको बता दें, अगर कोई प्रश्न इस वीडियो में गलत हो जाता है तो उसका हम कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर देते हैं। सबसे ऊपर आपको वो पिन, जो गलत आंसर होगा वो आपको पिन दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ये कमेंट करने के बजाय कि ये गलत पढ़ा दिया आपने, ये गलत कर दिया, तो देखिए जल्दी जल्दी आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए एक आध दो प्रश्न इधर उधर हो जाते हैं तो वो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। ठीक है, तो परेशान मत हुआ कीजिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? ये प्रश्न पूछा गया था। तो कुल 6 मेंबर जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन में होते हैं। ठीक है, इसमें कुल 6 मेंबर कौन कौन से? तो एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। याद रखना है, ये प्रश्न बनता है कि संरचना बताइए ह्यूमन राइट कमीशन की। तो एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन में होते हैं। आइए देख लेते हैं वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, आयोग का जो अध्यक्ष होगा ना वो भारत का कोई एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होना चाहिए जो रिटायर हो चुका है। वर्तमान की बात करें तो न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। वे 2 जून 2021 से इस पद पर जो है वो कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी हुआ है? तो 18वां संस्करण वर्ष 2023 में जारी हुआ है। देख लीजिए कुछ जानकारी। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ठीक है, 2023 का 18वां संस्करण जारी किया है, जिसमें विश्व से अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसम संबंधी घटनाओं के लिए तैयार रहने की मांग की गई है। ठीक है, WEF की रिपोर्ट दावोस 2023 की बैठक से पहले जारी की गई, जिसका शीर्षक है कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंट वर्ल्ड। याद रखिएगा, ये शीर्षक, ये थीम आपको याद रखना है। WEF की ये इस वर्ष की थीम है, क्या है? तो कोऑपरेशन इन अ फ्रेमवर्क वर्ल्ड, ये इस वर्ष की थीम है। आपको थोड़ा सा देख करके जाना, आगे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये करंट अफेयर का प्रश्न है। श्री सैलम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है श्री सैलम मंदिर का उद्घाटन किया गया। अब ये मंदिर कहाँ पर है, ये भी आगे आपसे बन सकता है प्रश्न, तो आइए डिटेल में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में श्री सैलम मंदिर परिसर में आंध्र प्रदेश राज्य में श्री सैलम मंदिर का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन जो है यहाँ पर किया है। इन्होंने कुछ परियोजना जो है श्री सैलम विकास परिषद की, उसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है ये मंदिर। ठीक है, अब देखिए कुछ जानकारी। तो ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अभी एक प्रश्न पूछा गया था, भगवान वराह को यानी कि विष्णु को समर्पित मंदिर कौन सा है? अभी कल या परसों प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसीलिए ये भी याद रखिएगा, जो श्री सैलम मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को यहाँ पर मल्लिकार्जुन कहा जाता है। ठीक है, नवतारण मंदिर करके आया हुआ था। ठीक है ना, तो ये प्रश्न, ऐसे जो प्रश्न रिलेटेड होते हैं ना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आगे बन सकते हैं कि कौन से देवी देवता का मंदिर है। ठीक है, आज का जो पेपर है ना थोड़ा सा हाई लेवल का आया था, क्योंकि आज MPG के पूछी ही नहीं थी, तो मतलब आधा पेपर काम तो यहीं खत्म हो गया। ठीक है, जो लोग MPG के पढ़ के गए थे उनके लिए तो गड़बड़ हो गया भाई। चलिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, इसके आगे कौन सा प्रश्न और बन सकता है सूत्रों से, वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसे नमक या फिर साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, यह एक आयनिक यौगिक है। अब चलिए, नमक का हो गया, तो कुछ और देख लेते हैं। सिंदूर या फिर लाल रंग का रासायनिक सूत्र HGS होता है। लगे हाथ हम शक्कर को भी देख लेते हैं। तो सुक्रोज का आणविक सूत्र C12H22O11 होता है। गन्ने की चीनी को सुक्रोज कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आपसे बन सकते हैं आगे के एग्जाम में।
बाकी अगर पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको 2 दिन बाद हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी। सक्सेस जंक्शन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नहीं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे सक्सेस जंक्शन, तो वहाँ पर भी आपको ये जो आइकन दिखाई दे रहा है चैनल का, यही आपको चैनल वाला आइकन वहाँ पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर एक और चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, जहाँ पर हम पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं, जैसे किसी किताब से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि एसएससी की कुछ महत्वपूर्ण किताबों से जीके इंग्लिश वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है, उसकी पीडीएफ हम वहाँ पर डालते रहते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 25 सेंटीमीटर जो होती है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, इसके बारे में ही पहले बता चुके हैं। जो लोग हमारा लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार एनालिसिस देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि ये 25 सेंटीमीटर इससे पहले हम आपको करा चुके हैं। 17 या 18 तारीख वाले एग्जाम एनालिसिस में हमने इसको कराया था। ठीक है, तो ये देखिए, इस नेत्र का, इसे जो है नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। किसे, जो न्यूनतम दूरी होती है उसे निकट बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के यानी कि जवान व्यक्ति के एक निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब कुछ अन्य प्रश्न बन सकते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड, तो देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष को जो है सही करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए उत्तल लेंस का, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? अब ये अयस्क वाले प्रश्न बनने शुरू हो गए, यानी कि यहाँ से अब आगे प्रश्न आपको आएंगे। तो हमने बहुत सारी धातुओं के अयस्क यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट। चलिए कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का पूछा जाएगा, तो एल्यूमिनियम का कौन सा होता है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पार, ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। चांदी का अर्जेंटाइट, नेटिव सिल्वर, एजुराइट, सिल्वर एजुराइट, ये जो सब होते हैं ये आपके चांदी के जो है अयस्क होते हैं। ठीक है, और देख लीजिए जस्ता, जिसे जिंक कहते हैं, तो जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, कैलामाइन, ये सब जस्ता के अयस्क होते हैं। लोहा का हमने बता ही दिया, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लाइमोनाइट, आयरन पायराइट, ये सब आपका लोहा का होता है। सीसा का देख लीजिए, गैलेना, एंग्लेसाइट, पाइराइट, ये जो है आपका सीसा का होता है। ये देखिए जानकारी हम एक्स्ट्रा इसीलिए देते हैं कि अगर इससे संबंधित आगे प्रश्न बने तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लें, कोई परेशानी नहीं हो। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि पूरी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एनालिसिस है 26 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद में आपका जो एनालिसिस आने वाला है वो आपका वनरक्षक और जेल प्रहरी, उसका भी एनालिसिस आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। कुछ अन्य विटामिनों के नाम हम आपको यहाँ पर कंप्लीट करा देते हैं, देख लीजिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। कुछ देखिए आगे देखते हैं। विटामिन सी का पूछा जाएगा, तो विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का देख लीजिए, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का होता है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है या फिर टोकोफेरोल होता है, ये भी देख लीजिए। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, ये भी आप देख लीजिए। रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता, किसकी वजह से? विटामिन के की वजह से कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। ये सारी चीजें आपको देख करके जाननी है। ठीक है, चलिए कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है? तो हृदय से संबंधित है कार्डियोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो एक डॉक्टर होता है जो हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित बीमारियों का इलाज और प्रबंधन करता है, जिसमें विभिन्न हृदय संबंधी जो है रोग शामिल होते हैं, उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट या फिर जो है कार्डियोलॉजी, इस अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप गर्म करेंगे तो वो धावन सोडा यानी कि धोने वाले सोडे में परिवर्तित हो जाएगा। तो खाने वाले सोडे को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? आइए देख लेते हैं। देखिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। अगर बेकिंग पाउडर को गर्म करें या फिर पानी में मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पूछा जाएगा कि बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाले सोडे को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इससे गर्म करने पर, पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाती है। हाँ, एक बात और आपको बतानी है, अगर आपको टेस्ट लगाना है, जो अभी जैसे जैसे पेपर आ रहा है ना, मतलब एक क्वेश्चन मैनेजमेंट दे दिया, फिर हिंदी दे दिया, फिर मैथ दे दिया, फिर रीजनिंग दे दिया, तो अगर आपको ऐसे टेस्ट लगाने हैं तो चौहान एकेडमी जो है ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर से चौहान एकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको पटवारी की, उसके अंदर पटवारी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वहाँ पर क्या है, लेटेस्ट पैटर्न और अभी जो प्रश्न आ रहे हैं ऐसे वहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज बना करके डालेगी। लगभग 20 टेस्ट हैं। अगर वर्तमान प्राइस की बात करें तो 150 रुपये है, लेकिन आप हमारा कूपन कोड ये अतुल 10 जो लिखा हुआ है ना, अतुल 10 लगा देंगे अप्लाई कूपन में, तो वो सीधे कम होकर के 75 रुपये हो जाएगा। तो 75 रुपये में 20 टेस्ट आपको मिल जाएगी, और वो सारी टेस्ट ऐसी होंगी जो अभी प्रश्न आ रहे हैं एक एक करके, जो छोड़ छोड़ कर प्रश्न आ रहे हैं। कभी हिंदी का पटक दिया, ठीक है ना, और जो करंट अफेयर के प्रश्न आ रहे हैं, तो वो सारे प्रश्न आपको
वहाँ पर मिल जाएंगे। लगभग 5 रुपये की एक टेस्ट आपको पड़ेगी, तो मैं तो 5 से भी कम में एक टेस्ट पड़ेगी 4 साढ़े 4 रुपये की। तो मैं तो कहूँगा एक बार अगर आपका आगे एग्जाम है तो वो टेस्ट सीरीज खरीद करके एक बार रगड़ दीजिए, ठीक है ना। उससे कम से कम अगर आपके अभी 120 नंबर बन रहे होंगे ना, तो 10-15 नंबर इकट्ठे बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुरंत दूसरा प्रश्न आ गया, तुरंत तीसरा प्रश्न आ गया, तो माइंड जो कैसे काम करना है वो प्रैक्टिस बन जाएगी। क्योंकि अभी जो है ना टाइम ही कम पड़ रहा है लोगों के पास में, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं, प्रैक्टिस की है 25-25 प्रश्नों की, और वहाँ पर बीच-बीच में दूसरे प्रश्न आ जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लोगों को। तो आप क्या करेंगे, चौहान अकेडमी ऐप जो है डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पर जाएँगे टेस्ट सीरीज पटवारी की देखेंगे, टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में उस पर क्लिक करेंगे, आपको प्राइस 150 रुपये दिखा रहा होगा, या तो 10 कूपन जैसे अप्लाई करेंगे सीधे 75 रुपये हो जाएगा। आप उसको परचेज करके बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकती है ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। चलिए हिंदी की बात करते हैं। तो गद्य कहानी को क्रम में बनाने के लिए आता है, यानी कि एक कहानी दे दी थी, ठीक है, उल्टी सीधी इधर-उधर करके कहानी दे दी थी। फिर उसको क्रम में लगाने के लिए बताया था कि क्रम जो एक मतलब कि जिससे जिसका अर्थ निकल सके ऐसी कहानी बनाने के लिए उसने बोला था। फिर वही सब पूछा हुआ था, ठीक है। रस को मिलाने के लिए बोला था, यानी कि रस दिया था और उसका स्थायी भाव दिया था। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत किसका स्थायी भाव है, ऐसे करके एक तरफ रस एक तरफ स्थायी भाव, फिर उनको मिला करके नीचे ABCD ऐसे करके दिया हुआ था, ठीक है। वर्णमाला से प्रश्न आए थे, यण स्वर संधि पूछी गई थी, पर्यायवाची के 2 प्रश्न थे, समानार्थी के भी प्रश्न थे, समानार्थी पर्यायवाची तो एक ही बात हो गई, ठीक है ना। उसके बाद शुद्ध वर्तनी के भी प्रश्न थे और शुद्ध अशुद्ध वाक्यों के प्रश्न थे, और कारक से भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और काल वाले जो हेतु मत भविष्य काल है, वो ऐसे प्रश्न जो है देखने को मिले हैं हिंदी में। हिंदी नॉर्मल आ रही, थोड़ी बहुत अगर आप ऊपर से ही पढ़ के जाएंगे तो हिंदी आपकी बन जाएगी, ठीक है। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो कथन निष्कर्ष से 3 प्रश्न, फिगर काउंटिंग से 1 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में डाइस का 1 से 2 प्रश्न डाइस के आए हैं। सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा, 3-4 क्वेश्चन सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन से पूछे गए हैं। एनालॉजी के 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग के 1-2 क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग के बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है ना बताए जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के बन रहे हैं, और ABCD वाले बन रहे हैं, यानी कि ABCD को अगर 1 2 3 4 कहा जाता है तो DECB को क्या कहेंगे, ऐसे करके जो है ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइए। वैसे रीजनिंग के जो अब कॉपी कर रहा है वो SSC की कॉपी कर रहा है व्यापम, ठीक है। तो रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं ना, जितने भी अभी एग्जाम में आए हुए हैं अभी करंट में, उसकी एक PDF बना करके हमने डाल दी है सक्सेस जंक्शन लाइव चैनल में, ठीक है। डायरेक्ट अगर सर्च करें मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप सक्सेस जंक्शन ज्वाइन करेंगे, उसी में ये चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैथ की बात करते हैं। तो परसेंटेज से 2 प्रश्न थे आज, ठीक है। बॉडमास के 3 प्रश्न थे, सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न थे, बोट एंड स्टीम से 1 प्रश्न आया था, CI के 2 प्रश्न देखने को मिले थे जिसमें डिफरेंस वाला भी प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। टाइम एंड वर्क का 1 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस के 4 प्रश्न, पाई चार्ट के भी 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और जो है आपका मेंसुरेशन से 1-2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। एडवांस प्रश्न ज़्यादा नहीं आ रहे हैं एडवांस मैथ के, तो अर्थमेटिक की बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। LCM SCF के 1-2 प्रश्न LCM SCF के भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और आयु वाले भी प्रश्न आए थे, साझेदारी नहीं आई थी आज। चलिए कंप्यूटर देखते हैं। तो कंप्यूटर में पूछा गया था मिनिमाइज कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन दिए थे कि ऊपर जो है टास्क बार के ऊपर एक दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर देंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, ऐसे उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। टास्क बार से जो है प्रश्न पूछे गए थे। साइबर सिक्योरिटी से आज प्रश्न आए थे, वायरस के प्रश्न आए थे, इनपुट आउटपुट के बारे में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आज भी पूछा गया था। कल शाम को स्कैनर पूछा गया था, अब आज का नहीं पता चल पाया क्या पूछा था। HTML से प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। कुकीज़ से प्रश्न आ रहे हैं, और HTTP से जो है अंदर से प्रश्न आ रहे हैं, HTTP से। आज कोई शॉर्ट फॉर्म वगैरह नहीं आई है, कोई शॉर्टकट की नहीं आई है, तो ये बड़ी मतलब आज का पेपर हाई लेवल का रहा है, ठीक है। अभी कट ऑफ बताते हैं आपको। देखिए मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट से जो है डेट वगैरह पूछी जा रही है, कुछ वित्तीय संस्थानों की जो है डेट वगैरह पूछी जा रही हैं। बाजार नियंत्रण के बारे में पूछा जा रहा है, वही जो हमने आपको बताया था, अगर MP कम कर देंगे तो बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, CRR कम कर देंगे तो महंगाई क्या हो जाएगी, ये प्रश्न बन रहा है, ठीक है। संगठन के 2 प्रश्न, विपणन का 1 प्रश्न, 1 प्रश्न नियोजन से, अकाउंटिंग से 1 से 2 प्रश्न, और सबसे ज़्यादा प्रश्न केस स्टडी के बन रहे हैं 5 से 6 प्रश्न। और इन प्रश्न की एक ऑलरेडी हम वीडियो बना करके डाल चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो थोड़ा सा आप पटवारी वाली या फिर एग्जाम ऐसी या पटवारी वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऊपर आपको जो है वो केस स्टडी वाले प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 15 मार्च से अब तक जितने भी केस स्टडी के प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न एक साथ हमने कवर कर लिए हैं, और डिटेल में आपको जानकारी दी है, अच्छे से समझाया है कि आप जो है रोज़मर्रा में क्या डिसीजन लेते हैं, ऐसे प्रश्न वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है जनरल मैनेजमेंट को लेकर के। इंग्लिश की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा PQRS वाले 10 प्रश्न आज देखने को मिले हैं, ठीक है। और कौन सी किताब से प्रश्न आ रहे हैं तो वो हमने वही टेलीग्राम पर डाल दिया, आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन सी किताब से, विथ प्रूफ हमने डाला है कि सेम टू सेम प्रश्न वहाँ पर कॉपी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 10 प्रश्न आए हैं, अब तो जो है मार्जिन बढ़ गया है। एक्टिव पैसिव के 4 प्रश्न आ रहे हैं दोनों वाले, यानी पैसिव से एक्टिव बदलने में, एक्टिव से पैसिव बदलने में, ठीक है। नरेशन के 3 प्रश्न ही आए हैं, क्योंकि PQRS वाले बढ़ा दिए तो नरेशन कम कर दिया, ठीक है। मॉडल वर्ब का 1 प्रश्न आया है। पैसेज स्टोरी, जैसा हिंदी में आया था ना पैसेज बनाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी पैसेज स्टोरी को जो है कंपाइल करने के लिए आया हुआ था। और कॉमन एरर के 2 से 3 प्रश्न थे, और ईडीएम्स के भी 2 से 3 प्रश्न थे। ईडीएम वाली वीडियो भी हम बना चुके हैं, ठीक है। चलिए ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के 70 प्रश्न आए थे, ठीक है। जीके और साइंस को मिलाकर के लगभग 42 प्रश्न देखने को मिले थे। कंप्यूटर के 22 प्रश्न, और मैनेजमेंट के 15 ही प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें 5 से 6 केस स्टडी के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अपने मतलब दिमाग के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश के 23 प्रश्न आए थे,
और हिंदी के पूरे 25 प्रश्न आए हैं। आज की कट ऑफ की बात करते हैं तो 140 प्लस जो है कट ऑफ आज का जा सकता है, क्योंकि पेपर थोड़ा-सा अच्छे लेवल का आया था, तो 135-140 आपका अच्छा स्कोर होगा, ठीक है? बाकी हमने आपको बता दिया, अगर टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी है, लगभग ₹4.5 की एक टेस्ट पड़ेगी। अतुल 10 कूपन कोड लगा देना, चौहान अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जाकर के टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाली। क्यों? वही एक-एक करके प्रश्न आ रहे हैं, एक हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिर एकदम रीजनिंग, फिर मैनेजमेंट, तो ऐसी उन्होंने टेस्ट सीरीज़ जो है डिज़ाइन की है। वहाँ पर आप जाकर के उसको जॉइन कर लेना, और अभी वाले जो प्रश्न आए हैं ना 15 मार्च से अब तक, वही प्रश्न उसमें कंपाइल कर दिए उन्होंने। तो एक मतलब अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अगर आपकी अगले जो है 10-5 दिनों में आपका एग्जाम है, तो मैं तो यही कहूँगा पूरा का पूरा टेस्ट एक बार लगा डालिए, और उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा दिया उन्होंने, मैंने खुद दे करके देखा है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है। तो वो भी आप वहाँ से जाकर के कर सकते हैं, मैनेजमेंट वगैरह वहाँ से आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है? बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। अब आपको स्क्रीन पर वो वीडियो दिखने लगी होगी, कौन-सी? जीके वाली, जो 15 मार्च से अब तक जो प्रश्न आए हैं जीके और साइंस के, वो एक साथ कंपाइल करके डाल दिए, वो वीडियो दिखने लगी होगी, उस पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? बाकी जल्द ही मिलते हैं शाम वाले एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।